So question number 26. Calculate the debt equity ratio. ठीक है. So debt equity ratio का हमारा फॉर्मूला होता है debt upon equity. Debt equity ratio, debt upon equity. So debt upon equity मतलब long term debt और divided by shareholder funds. सो लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी. ठीक है. तो अब इसमें देखो आप, पहले हम नॉन करेंट लायबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या है. सो नॉन करेंट लायबिलिटी में यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स. सो नॉन करेंट इसमें टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स 60,000. तो ये हो गए हमारे लॉन्ग टर्म डेट 2,60,000. अब हम देख रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड्स. तो शेयर होल्डर फंड्स में दो चीजें आती हैं. एक तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस. फिर शेयर कैपिटल में दो आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. एंड रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस. ठीक है. तो यहाँ पर देखो आप, फिर शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएगा. इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख. एक जीरो इसमें ज्यादा लग गई है. ठीक है, वो आप रेक्टिफाई कर लेना. 3 लाख है. प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 50,000. उसके बाद रिजर्व्स 1,60,000. फिर है प्रॉफिट एंड लॉस का, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो नेगेटिव बैलेंस है तो माइनस कर देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है 50,000. तो इसका टोटल हो जाएगा 4,60,000. तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो हो जाएगा डेट अपॉन इक्विटी. सो डेट है हमारा 2,60,000 और इक्विटी है 4,60,000. तो 260 डिवाइडेड बाय 460, 0.565 मतलब 0.57:1. ये हमारा आंसर है. तो ये डेट इक्विटी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स. देखो हमें यहाँ पर चाहिए डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट अपॉन इक्विटी. और लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट ही रखते हैं इसको. ठीक है. लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय
शेयर होल्डर फंड्स। अब हम पहले लॉन्ग टर्म डेट देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट, तो लॉन्ग टर्म डेट में देखो 8% डिवेंचर्स 5 लाख। उसके बाद है 10% लॉन्ग टर्म लोन 3,40,000। उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1,12,000। अब आप देखो जो करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स है वो इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ही लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। सो 9,52,000 ये तो हो गया लॉन्ग टर्म डेट। फिर हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में देखो क्या क्या आएगा। शेयर कैपिटल 6 लाख, कैपिटल रिजर्व 3,20,000, फिर जनरल रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस 1,40,000। ठीक है, इतना हो गया। 11,20,000। तो यहाँ करेंगे 9,52,000 डिवाइडेड बाय 11,20,000। 0.85, 0.85:1। तो ये हमारा आंसर। So question number 28. Balance sheet of X Limited shows the following information as at 31st March 2023 and calculate ratios indicating the long-term and short-term financial position of the company. So long-term financial position के लिए हम debt equity ratio निकालेंगे और short-term financial position के लिए current ratio निकालेंगे। ठीक है। So first हम करते हैं debt equity ratio। तो हमें चाहिए debt अपॉन इक्विटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड्स। दूसरा हमें चाहिए करंट रेशियो, सो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। देखो करंट एसेट्स तो करंट लायबिलिटीज तो इसमें दे हुए हैं डायरेक्ट। सो 16 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, सो 1.6:1। ठीक है। अब हमें चाहिए डेट इक्विटी रेशियो, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट 10%, 40 lakhs।
उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट्स 10 lakhs। ये भी हमारा लॉन्ग टर्म डेट है। पब्लिक डिपॉजिट 10 lakh, तो ये दोनों मिला के 50 lakhs। अभी हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में देखो क्या क्या आएगा। शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड्स में आप देखो दो चीजें आती हैं, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल इसमें दिया हुआ है 10 lakhs एंड रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 15 lakhs। देखो इसमें फिर जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है 5 lakh, तो जनरल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, इसलिए हम उसे अलग से नहीं लिख रहे हैं। तो अब इन दोनों को मिला दिया तो क्या आ जाएगा 25 lakhs। सो 25 lakhs का शेयर होल्डर फंड्स। अब हम इसको वहां ले जाएंगे फॉर्मूले में। सो ये 50 lakhs डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स हमारा है 25 lakhs। सो 2:1। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर। तो करंट रेशो 1:1 होना चाहिए, तो वो हमारा 2:1 होना चाहिए करंट रेशो, तो कम है। क्वेश्चन नंबर 29, हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशो। सो डेट अपॉन इक्विटी मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। तो आप देखो लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा। 16 लाख का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,50,000 और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड तो इसमें डायरेक्टली नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बना लेते हैं रफ में। ठीक है। देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं इसमें। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है जो कि एसिड्स में आएगा 24,50,000। ये हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, ठीक है। फिर इंटेंजिबल एसिड्स 3 लाख। इसके बाद करंट एसिड्स 3,34,000। इधर करंट लाइबिलिटी 84,000। इधर नॉन करंट लाइबिलिटी जिसमें दो है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1,50,000। ये है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ आएगा शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो जो फिगर बैलेंसिंग होगी वो, तो देखो 24,50,000 +3 लाख +3,34,000 30,84,000। तो यहाँ पर भी यही टोटल होगा 30,84,000। इसमें से क्या हम माइनस करेंगे, 84,000, 1,50,000, 16 लाख। तो हमारा हो जाएगा 12,50,000।
शेयर होल्डर्स फंड्स आए 12,50,000। वन पॉइंट फोर इज टू वन। Calculate debt equity ratio. So debt upon equity. Then long-term debt divided by shareholder funds. देखो टोटल डेट दिया हुआ है और करंट लायबिलिटीज दी हुई है, तो टोटल डेट इक्वल्स नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। सो 1,50,000 equals non-current liability plus current liability 30,000। सो नॉन करंट लायबिलिटी और उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स 1,50,000 माइनस 30,000, 1,20,000। तो ये आ जाएगा 1,20,000 यहाँ लॉन्ग टर्म डेट में डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। तो अब देखो हमने जैसे ये बैलेंस शीट बनाया, ठीक है, रफ बैलेंस शीट। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट्स 2,30,000, 2,30,000 ये टोटल है। तो ये यहाँ का भी टोटल होगा फिर 2,30,000। करंट लायबिलिटी दिए हुए हैं 30,000, नॉन करंट लायबिलिटी हमने निकाला 1,20,000। तो बचा हुआ क्या हुआ, शेयर होल्डर फंड्स बैलेंसिंग फिगर। सो 2,30,000 माइनस 30,000 2,00,000 और ये 80,000, शेयर होल्डर फंड्स 80,000। तो यहाँ आ जाएगा 80,000 1.5:1।